हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजी मेंटो। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पेपर 1। आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा पेपर 1 के बारे में। एनडीए नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करता है 1 ईयर में 2 टाइम्स। उसके अंदर 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो आज हम कौन सा करने वाले हैं, पेपर 1। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न समझते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये हम एक एक करके देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने मार्क्स का होता है। देखिए कितने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली चीज़, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय हमें सबसे पहले कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स हमें लाने चाहिए और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो देखिए यूजीसी नेट पेपर में पेपर 1 और पेपर 2, सबसे पहली चीज़ बच्चे सोचते हैं कि कितने पेपर होते हैं। तो पेपर कितने होते हैं, 2। एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। 2 चीज़ क्लियर। पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चन, मार्क्स कितने होते हैं, 100। इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो यहाँ पर कितना आ गया, 100। अब आपका पेपर 2। पेपर 2 एनडीए नेट बहुत से सब्जेक्टों में कंडक्ट कराता है। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, योगा, संस्कृत, हिंदी, बहुत से सब्जेक्ट में होता है। तो पेपर 2 स्पेसिफिक होता है, लेकिन पेपर 1 किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो एनडीए नेट में, ठीक है, किसी से भी, जो मैंने अभी सब्जेक्ट्स बोले थे, कॉमर्स, मैनेजमेंट, सोशल साइंस, किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पर कॉमन कौन सा होता है, पेपर 1 कॉमन होता है। तो आज हम सिलेबस किसका देखने वाले हैं, पेपर 1 का। और पेपर 1 में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स एक गलती बहुत जल्दी कर देते हैं कि वो पेपर 2 तो अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, लेकिन पेपर 1 की वो प्रिपरेशन नहीं करते हैं, जिससे उनके मार्क्स कम आते हैं और वो एनडीए नेट पेपर क्लियर नहीं कर पाते। तो इसका मतलब पेपर 1 को भी हमें ध्यान देना चाहिए और बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स के एग्ज़ाम में सोचते हैं कि हम 160, 170 ले आएंगे और यहाँ पर पास मार्किंग ले आएंगे। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आपको पेपर 2 में भी, पेपर 1 में भी कितने मार्क्स लाने हैं, सारी प्रिपरेशन करनी होती है। मैंने अपना एनडीए नेट 3 टाइम्स में क्लियर करा था और मेरी जो मेजर मिस्टेक हो रही थी उसका रीज़न सिर्फ एक ही था कि मैं पेपर 2 पे बहुत फोकस कर रही थी और पेपर 1 को इग्नोर कर रही थी। रीज़न क्योंकि मैंने उसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा था। ये सबसे मेजर मिस्टेक होती है। तो हमें पेपर 1 में भी मार्क्स लाने की बिल्कुल प्रिपरेशन करनी चाहिए और अच्छे मार्क्स, ये नहीं है कि 100 में से हाफ पढ़ लिया, सारी यूनिट्स कवर करनी चाहिए। तो आज इसलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में कितनी यूनिट्स होती हैं और ईच यूनिट का सिलेबस क्या होता है। और मैं आपको साथ ही में ये भी बताऊंगी कि कौन सी यूनिट ईजी होती है और जब हम पढ़ाई का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं तो किस यूनिट को कितना टाइम देना चाहिए, किस यूनिट में कितना टाइम लगता है और कहाँ से मार्क्स सबसे ज़्यादा गेन किए जा सकते हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ पेपर 1 की 10 यूनिट्स। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले, और ये सबसे इजी यूनिट भी है, कौन सी हमारी इजी यूनिट, टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए मैं साथ ही साथ आपको एक चीज़ बताती हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन विच इज़ 10th यूनिट, ठीक है, ये पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन एक साथ ही स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आता है, देखिए एनडीए नेट का पेपर जो भी स्टूडेंट दे रहा है उसका मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का मेन एम होता है कि वो कहीं पर पढ़ा सकें। ठीक है, क्योंकि वो टीचर बन रहे हैं, तो टीचर बन रहे हैं, लेक्चरर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें पेपर 1 की नॉलेज में टीचर बन रहे हो तो टीचर का एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड वही है। तो इसमें हम क्या सीखते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड हमें ये बताना चाहता है कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट्स किस टाइप के होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एनडीए नेट में ये क्यों इंक्लूड करे गए हैं, उसका रीज़न ये है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपने क्लियर कर ली,
और आप एलिजिबल हो अपने एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन जो आपने फर्स्ट से 12th तक जितना भी आपने पढ़ा था, क्या आपने वो सही से पढ़ा है? क्या आप उसकी नॉलेज है जिससे आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो, एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हो? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है टीचिंग कॉन्सेप्ट, टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, बच्चा सीखता कैसे है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ये उसके लेवल्स होते हैं। लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम सिखाने वाले हैं, एक टीचर है जिस स्टूडेंट को सिखाएगा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट्स एंड अडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव, कि बच्चा सोशली कैसे सोच रहा है, कोग्निटिव लेवल पे कैसे सोच रहा है, इमोशनल लेवल पे कैसे सोच रहा है, सोशल लेवल पे कैसे सोच रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं टीचर्स, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, हमें बच्चों को कैसा मटेरियल देना चाहिए, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मतलब टीचर क्या चाहता है, लर्नर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, टीचर्स में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, टीचर लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, हायर इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाने वाले हो तो आपके मेथड्स कैसे रहने चाहिए। छोटे बच्चों को पढ़ाने के मेथड्स अलग होते हैं, बड़े बच्चों को पढ़ाने के मेथड्स अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हो। ठीक है, टीचर सेंटर्ड वेज लर्नर सेंटर्ड मेथड, टीचर के लिए कैसे मेथड है। देखिए, कई बार क्या होता है कि टीचर्स की भी ट्रेनिंग्स होती है जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि अब ये नई चीज़ आ चुकी है, स्टूडेंट ऐसे समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताया जाएगा, टीचर सेंटर्ड वेज लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड। देखिए, कोरोना से पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। पहले ऑफलाइन था सब कुछ, अब ऑनलाइन होने लग गया। ऑनलाइन पहले भी आ गया था, जब से यूट्यूब आ गया तो यूट्यूब पे लोग एजुकेशनल वीडियोस डाल ही रहे हैं, इसका कोरोना से भी कुछ नहीं, लेकिन उससे बढ़ गया है। तो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, जैसे स्वयं, ठीक है, मॉक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम अप्रोचेस, कौन कौन से ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड, इवैल्यूएशन सिस्टम, बच्चों को इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, हर स्टेजेस पे बच्चे को इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा कि बच्चे ने, हमने इतना सिखाया और बच्चा इतना सीख चुका है, तो उसको इवैल्यूएट करने के मेथड। चॉइस बेस्ड सीबीसीएस सिस्टम, सीबीएस सिस्टम क्या होता है कि पहले क्या था कि ग्रेड्स देना, A+, B+, पहले क्या था परसेंटेज दे दी जाती थी, तो ये सीबीएस सिस्टम आया है। हायर एजुकेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन, इवैल्यूएशन सिस्टम्स में जो इनोवेशंस हो रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जब एनटीए नेट का एग्ज़ाम देते हैं, अगर नहीं भी पता है तो देख लीजिए कि जब हम एनटीए नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो हम दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नेट और एक होता है जेआरएफ। ठीक है, जेआरएफ का मतलब क्या होता है कि जब आप पीएचडी करोगे तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। तो रिसर्च, तो आप रिसर्च क्या करते हो कि कौन कौन से इवैल्यूएशन सिस्टम होती है, उसको इनोवेटिव बनाना। रिसर्च, रिसर्च का मतलब क्या होता है, सर्च करना, जो चीज़ खोजी जा चुकी है, जिसकी सर्च हो चुका है, उसको दोबारा से इवैल्यूएट करना। तो यहाँ पर जो बच्चे जेआरएफ करते हैं या पीएचडी करते हैं या थीसिस लिखते हैं, उसमें वो एक ही चीज़ को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि ये भी हो सकता है, कुछ सर्वे करते हैं, कुछ सैंपल लेते हैं उससे। तो यहाँ पर क्या है, यही बताया गया है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो इनोवेशन में हेल्पफुल होता है। किसमें, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में। ठीक है, कैसे कैसे इवैल्यूएट करना है। तो हमारा ये था टीचिंग एप्टीट्यूड, ये हमें सब कुछ बताता है। तो ये हमारे लिए ऐसा नहीं है, सबसे पहली चीज़ एक बात ध्यान रखें बिल्कुल कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमें पढ़ना पड़ेगा, ये हमें इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है, क्योंकि जब आप पढ़ाओगे तो ये सारी चीज़ें याद आती हैं, सारी चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल वे में अप्लाई होती हैं कि ये क्यों होता है, ये कैसा होता है, ये लर्नर पढ़ क्यों नहीं रहा, क्लास में शोर है, हमें क्या करना चाहिए। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस लगाने से भी आपको हेल्प मिलती है और आप समझ पाते हो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं। तो ये थी फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट के साथ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को किसके साथ मर्ज करके पढ़ना होता है, हायर एजुकेशन के साथ, क्योंकि हायर एजुकेशन का सिलेबस जब मैं आपको बताऊंगी आप कहोगे ऑलमोस्ट, मतलब बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, तो आपको हेल्प मिलेगी एक साथ 2 यूनिट को कवर अप करने में।
रिलेशन बहुत ज़रूरी फाइंड आउट करना है कि जब मैं पढ़ रही हूँ तो क्या होगा, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, दो टाइप से अपनी यूनिट्स लिखे। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी भी कि थ्योरी में कौन कौन सी यूनिट्स आ रही हैं और प्रैक्टिकल में कौन कौन सी यूनिट्स आ रही है, देन उस पर फोकस किया जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक साथ थ्योरी निपटाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल, और कुछ ऐसे होते हैं मेरे जैसे जो कि कॉम्बिनेशन चाहते हैं कि कुछ पढ़ भी लिया उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करके देख लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हमारी रिसर्च मेथड। देखिए रिसर्च मेथड में क्या है कि जब आप रिसर्च कैसे कर रहे हो, मतलब आप थीसिस लिख रहे हो, और थीसिस किसके बेस पर होती है, रिसर्च के बेसिस पर, कि आपने कोई डाटा लिया, आपने कोई हाइपोथेसिस सेट करी। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, टेस्ट कैसे होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ इसमें बताया जाता है। रिसर्च का मीनिंग क्या है, रिसर्च कितने टाइप्स की होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सैंपल कैसे कैसे लिए जाते हैं, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग, किस टाइप से हम अपनी पॉपुलेशन को गैदर करेंगे, कौन सी हमारी पॉपुलेशन होगी, ये सब कुछ। पॉजिटिव्स, ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोचेज टू रिसर्च मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। रिसर्च की थीसिस के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं वो देखना। आर्टिकल राइटिंग, राइटिंग कैसे लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, जब हम क्या करते हैं अपनी थीसिस लिखते हैं और हमने कोई डाटा कहीं से लिया है, किसी और रिसर्च से लिया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें रेफरेंस लिया है, तो रेफरेंस के स्टाइल्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये स्टाइल्स कैसे होते हैं उस पर भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च का आईसीटी इन रिसर्च, ठीक है, मतलब कंप्यूटर का आईसीटी इन रिसर्च, ठीक है, कि मतलब रिसर्च करते समय आप किसका इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, इसका भी यूज़ कर रहे हो। रिसर्च एथिक्स, रिसर्च जब हम ले रहे हैं तो किसी की कॉपी नहीं करनी, बिल्कुल कॉपी नहीं करनी, कॉपी में कुछ आपने लाइंस ली है तो उसको प्रॉपर रेफरेंस देना है, तो ये सब कुछ इसके अंदर अडॉप्ट किया जाता है रिसर्च एथिक्स के अंदर, ठीक है। तो रिसर्च हमें टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अप्रोचेज, मेथड्स, पॉजिटिज्म, मतलब ये यहाँ था कि पहले कैसे था, पोस्ट पॉजिटिज्म कैसे रिसर्च होने लग गई, यहाँ पर उसकी बात होगी। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, ठीक है, स्टेप्स कौन से होते हैं जब रिसर्च थीसिस लिखी जाती है, तो इसके अंदर बेसिकली इन चीज़ों की बात होगी। तो हमारी 2 यूनिट हुई हैं, 2 यूनिट का हमने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। 3rd यूनिट देखते हैं हमारी कौन सी है, और ये भी कौन सी यूनिट आ रही है, थ्योरेटिकल, ठीक है। तो मैंने देखा 2 थ्योरेटिकल यूनिट्स आ गई है मेरे पास, एक तो मेरी कौन सी थी, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए कंप्रीहेंशन, इसके अंदर 9th 10th में या 11th 12th तक भी क्या आता है, कंप्रीहेंशन आता है, कि आपको एक पूरा टेक्स्ट दे दिया है, ठीक है, आपको एक पैसेज दे दिया जिसके अंदर टेक्स्ट गिवन है पूरा, और उस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, और जिसपे स्टूडेंट्स को आंसर देने हैं। तो ये किससे आता है, मेन आता है प्रैक्टिस से। आप अपने आप को टाइम दीजिए। देखिए आप ये सोचिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको कि आपको एग्ज़ाम के लिए टाइम कितना मिलता है, आपको टाइम कितना मिलता है, 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होता है, 3 आवर्स का, राइट। 3 आवर्स में आपको 2 यूनिट्स कंप्लीट करनी है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में क्योंकि उसके अंदर 50 क्वेश्चन हैं और उसके अंदर 100 क्वेश्चन हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको कितना दोगे, 1 आवर, और इसको कितना दोगे, 2 आवर। यही आपका टाइम का रहेगा कि इसको 1 आवर देना और इसको 2 आवर्स देने। अब जब आप इसको 1 आवर दे रहे हो, ठीक है, जब इसे आपको 1 आवर दे रहे हो तो 1 आवर में एक यूनिट आ गई आपकी कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन में कितना टाइम दे सकते हो, 5 क्वेश्चन है, 5 × 2 10 मार्क्स का, तो आपको ये यूनिट देखने डिवाइड करनी होती है कि मैं एक यूनिट पे भी कितना टाइम स्पेंड करूंगा, कंप्रीहेंशन में कितना स्पीडली कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर होती है स्पीड की ज़रूरत, और स्पीड किससे बनती है, प्रैक्टिस से। तो आपको कंप्रीहेंशन देखना है, उठाना है, रोज एक कंप्रीहेंशन 10 से 15 मिनट्स भी आप दोगे तो पेपर तक आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी। तो ये 3rd हमारा रहा कंप्रीहेंशन। अब हम देखते हैं कि हमारी 4th यूनिट कौन सी है, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है आपके पास कम्युनिकेशन। देखिए कौन सी यूनिट है आपके पास, कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन
और आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये तो होता ही है। लेकिन कम्युनिकेशन कहाँ से आया है, किस लैटिन वर्ड से आया है, उसका मीनिंग क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर क्या होता है। अगर आप अपनी बात इफेक्टिव वे से कहना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट कम्युनिकेशन कौन सा होता है, वर्बल और नॉन वर्बल कौन सा होता है, इंटरकल्चरल कौन सा होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, मतलब कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से बैरियर्स आते हैं जो कि आपको रोकने होते हैं, मास मीडिया एंड सोसाइटीज़, मास मीडिया और सोसाइटी से कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कम्युनिकेशन है, ग्रुप में कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, सर्कुलर कम्युनिकेशन, ठीक है, उसके बाद इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, ठीक है, बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स आ रही है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज बैरियर्स आ रही है। तो यहाँ पर सब कुछ इस यूनिट में वो हमें बताया जाता है कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं अपनी 5th यूनिट, और ये भी हमारी कौन सी यूनिट है, थ्योरेटिकल। तो अभी तक हमने 4 यूनिट्स देखी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद हमने देखा अपना कंप्रीहेंसिव, और 4th कौन सी देखी हमने, कम्युनिकेशन। तो 1st 2nd हमारी थ्योरेटिकल है, 4th भी हमारी थ्योरेटिकल है, और ये हमारी 3rd वन कौन सी थी, प्रैक्टिस बेस्ड थी। वैसे थ्योरी है लेकिन प्रैक्टिस बेस्ड। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड की जैसे टाइप्स ऑफ सीरीज, रीजनिंग नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, ये कौन सी है हमारी, सबसे पहले ये हमारी है प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल है, इसका प्रैक्टिकल का मतलब इसमें हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, लेटर सीरीज के होते हैं, कोड्स होते हैं। जैसे आपका आ जाता है उसके अंदर जैसे भाई कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हैं, एनकोडिंग डिकोडिंग जो आती हैं कि भाई XYZ है, ऐसा है, ये कुछ कोड बन रहा है। ठीक है, नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आ गया, टाइम डिस्टेंस के, रेशियो के, प्रपोर्शन के। जो स्टूडेंट्स SSC की तैयारी करते हैं वो भी इसमें हेल्पफुल करते हैं, मतलब SSC की, बैंकिंग की जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत ईजी होता है। जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं की होती है उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि बैंकिंग और रीजनिंग में काफ़ी, बैंकिंग और SSC के एग्ज़ाम में ये काफ़ी हाई लेवल की चली जाती है, लेकिन एनटी नेट इतना हाई लेवल नहीं देता। लेकिन कुछ टाइम से, जब से रिवाइज्ड हुआ था एनटी नेट का सिलेबस 2019 से, पहले UGC कंडक्ट कराता था, उसके बाद NTA कंडक्ट कराता है। NTA ने जब कंडक्ट कराना स्टार्ट किया तो उसने रिवाइज भी किया था थोड़ा सिलेबस, तो कुछ चीज़ें एड ऑन हो गई थी, तो इसलिए उसका थोड़ा सा लेवल है वो थोड़ा सा अब हाई होता जा रहा है, जिसके लिए हमें मोर प्रैक्टिस चाहिए। और कैसे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए उसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो देखना कि हाउ आई क्लियर्ड माई UGC नेट, उसमें आपको हेल्पफुल होगा कि हमें कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेजेस, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी आते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो जब मेरे पास एक क्वेश्चन आया वो बहुत इजी था रीजनिंग का, बट मैंने रीजनिंग के इतने हाई फाई क्वेश्चन कर लिए कि मैं उस इजी चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी, मैं अलग ही लॉजिक लगा रही थी। तो इसलिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप ना अपने माइंड को शांत रखें जब आप क्या दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम जब आप देना स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम आपको क्या रखना चाहिए, थोड़ा शांत स्वभाव से लिखना चाहिए, क्योंकि आप फिर उस चीज़ों को सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हमारा मैथमेटिकल, ये टोटली हमारी 5 यूनिट हो गई हैं, 3 थ्योरेटिकल, एक थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है, और इसमें तो आपको प्रैक्टिस ही चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग। प्रैक्टिस आपको हर चीज़ में ही करना होगा, ऐसा तो नहीं है, प्रैक्टिस आपको हर चीज़ मांगेगी, लेकिन किस में ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमारे पास आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का आप सिलेबस भी देख रहे हो, बहुत बड़ा है। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, मूड, फिगर्स, ठीक है, वेन डायग्राम्स आते हैं इसके अंदर, डिनोटेशन, कनोटेशंस आते हैं, इवैल्यूएशन आता है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। देखिए जो ये ना डिडक्टिव और इंडक्टिव, इंडक्टिव रीजनिंग, वेन डायग्राम, सिंपल मल्टीप्लिकेशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इंडियन लॉजिक, ये बाद में ऐड ऑन हुआ था। ये NTA नेट ने ऐड किया था, मतलब जब UGC लेता था तब ये इंडियन लॉजिक नहीं आते थे। परमानास, परसेप्शंस, अनुमाना, उपमाना, शब्दा, ये बाद में ऐड ऑन हुए हैं। ठीक है,
अनुपलब्धि, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना, व्याप्ति, ये पहले नहीं आते थे। उसके बाद हेत्वाभास, ठीक है, फैलेसी ऑफ इंटरफेरेंसेस, ये बाद में आने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके अंदर लॉजिकल, आपकी सोचने की क्षमता, और आपको एक एक डेफिनेशंस को 2-3 बार करना होता है। जैसे एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, इंडियन लॉजिक में जब ये चीज़ आती है कि अनुमाना क्या है, ठीक है, शब्दा क्या है, ठीक है, उसके बाद उपमाना क्या है, तो यहाँ पर हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो एक ही स्टेटमेंट को हमें 3 से 4 टाइम्स हमें पढ़ना पड़ता है और समझना होता है कि यहाँ पर वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी कौन सी आ गई आपकी, प्रैक्टिकल में लगा लीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। वैसे थ्योरेटिकल है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, तो एक मिक्सअप हो गया थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल की यही यूनिट, ठीक है। तो हमारी 6th यूनिट हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। पहली कौन सी थी, टीचिंग, सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड था कंप्रीहेंशन, फोर्थ थी हमारी कम्युनिकेशन, फिफ्थ थी हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग, सिक्स्थ है हमारी लॉजिकल रीजनिंग। अब आप ये बोलोगे कि मैम ये यूनिट के नाम याद करने ज़रूरी है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यूपीएससी वाले स्टूडेंट से जब आप पूछोगे तो उन्हें अपना सिलेबस बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि बाय हार्ट इस सिलेबस को लर्न होना चाहिए, कितनी यूनिट्स हैं, क्या क्या सिलेबस है। और हाँ, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो सिलेबस की, मैंने तो अपने टाइम पर उसका एक पूरा प्रॉपर निकाल के ना, मतलब उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखा था। रीज़न कि मैंने ये यूनिट कवर कर लिया और मैं उस पर टिक कर देती थी, जिससे मुझे क्लियर रहे। क्या होता है, रैंडमली हम पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, एक चीज़ को 3 बार पढ़ रहे हैं और एक चीज़ को हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास रखें और टिक करते रहें कि ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारी कौन सी है, देखते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए, ये जिन बच्चों का मैथ अच्छा है, मतलब जो मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छे कर रहे हैं, अब देखिए रिलेशन, देखिए टीचिंग को पढ़ना था हायर एजुकेशन के साथ, मैथमेटिकल रीजनिंग को पढ़ना होगा डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ। जब बैठ रहे हो तो दोनों यूनिट को एक साथ ट्राई करो कि हो सके। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ डाटा दिए जाते हैं, सोर्सेज, कि डाटा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, एक्विजिशन कहाँ से किया जा रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन कैसी है हमारी। यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन वैसे आते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल आता है, क्लासिफिकेशन, फिर हमारी जो सीरीज़ है वो कैसी है, एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, मिड वैल्यू सीरीज़ है, ठीक है, इस टाइप से सब कुछ आता है इसके अंदर, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है, ये सब कुछ हमें चार्ट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मतलब आपको चार्ट बना होता है, टेबल्स गिवन होती है, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हमने 9th 10th में बहुत सॉल्व आउट किए होते हैं, बट यहाँ पर जिस बच्चे की स्पीड अच्छी है, ऐसे मतलब मैथ से किसी को डर लगता है या किसी की स्पीड अच्छी है तो वो बहुत जल्दी इसको कर लेते हैं। और इसका सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आप इसमें कम टाइम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इस पर भी स्पीड, मतलब कंप्रीहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि जितनी प्रैक्टिस उतने ही आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। 60 में, मतलब 100 में से आप 80 तक भी ले सकते हैं। देखिए, एक चीज़ है, जो पेपर 2 होता है ना, उसका लेवल काफ़ी हार्ड हो जाता है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है। तो यहाँ से ना आप, एक होता है ना कि एज आप ले सकते हो कि हमने ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए हैं, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि पेपर 1 छोड़ना नहीं है, और जहाँ आप एज ले सकते हो कि ये मेरा पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, अपनी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को खुद से देखना होता है और उस पर क्या करना पड़ता है। मतलब कहते हैं ना कि धार मतलब प्रैक्टिस से आप लगा सकते हो कि यार मैं इस चीज़ में आगे ले जाऊँगा और एज ले लूँगा और मेरा ये पेपर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर खुद की स्ट्रेटेजी भी बनानी होती है, और किस चीज़ पे कितना प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस वाली एक जगह लिखो, उसको सुबह प्रैक्टिस करो, इवनिंग में प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डाटा एंड गवर्नेंस कुछ थ्योरी से आती है, जैसे सोर्सेज क्या है, एक्विजिशन क्या है, डाटा एंड गवर्नेंस, ये कुछ थ्योरी आती है, अदरवाइज सब प्रैक्टिकल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 7 यूनिट हो गई है, 8th यूनिट देखते हैं हम, 9th हो गया, रुकिए, 8th यूनिट, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। देखिए, जो कंप्यूटर साइंस से इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो जो ICT वाला पार्ट होता है वो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है, रीज़न क्योंकि पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, तो ICT में क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं। जैसे
रैम, रोम क्या होता है, कई बार इनकी फुल फॉर्म से मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाते हैं। कैश मेमोरी क्या होता है, और हम देखते हैं कि क्या आता है कि जर्नल एब्रीविएशन, जैसे आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो एब्रीविएशंस बहुत आती है। रैम की एब्रीविएशन पूछ ली, रोम की पूछ ली, तो कुछ एब्रीविएशंस होती हैं। उन एब्रीविएशंस के लिए आप पास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस को देख सकते हो, कौन कौन सी एब्रीविएशंस अभी तक पूछी गई हैं, उसकी एक लिस्ट बना सकते हो और उसमें लिख सकते हो कि ये इसका मतलब ये होता है। तो ये खुद से लिस्ट बनानी चाहिए। उससे क्या होता है, जब लास्ट मोमेंट पे पेपर से 1-2 दिन पहले आप जब इसको पढ़ते हो तो वो आपके माइंड में रिकॉर्ड सब कुछ लर्न हो जाता है, याद कर लेते हो आप, तो वो इजी होता है पेपर देना उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ऑडियो, ईमेल में सीसी, बीसीसी, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ईजी रहता है। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, डिजिटल इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि जिससे हमारा आईसीटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसके अंदर और कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कैसे हो रहा है वो यहाँ पर हमें बताया गया है। ठीक है, हायर एजुकेशन में आईसीटी एंड गवर्नेंस, ये हमें सब कुछ बताया जाता है थ्योरेटिकल वे में। ठीक है, ये हमारी थी 8th यूनिट। तो हमारी 7th और 8th 6th हम देख चुके थे। 7th हमने देखा था डाटा इंटरप्रिटेशन और 8th हमने देखी है अपनी इंफॉर्मेशन वाली यूनिट आईसीटी। 9th यूनिट होती है आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर आता है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी होता है जिन्होंने हिस्ट्री से एग्ज़ाम देना होता है, जिनको मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए ये वाला वहाँ पर इजी होता है मार्क्स को गेन करना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल गोल्स कौन कौन से थे, ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसका मतलब उसका इंटरेक्शन कैसा होता है, लॉजिकल, रीजनल, ठीक है, एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स का ह्यूमन पे क्या इफेक्ट डलता है। ठीक है, एनर्जी कौन सी होती है, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, तो थोड़ा इन चीज़ों के बारे में होता है। एनवायरनमेंट के बारे में, पीपल, लोगों के बारे में, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उनको क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, जैसे ओजोन का कुछ इश्यूज़ है तो उसके लिए कोई मतलब ओजोन जैसे मान लो कोई भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर आ गया ना कि सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, मतलब पीपल का जो इंटरेक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ, उस एनवायरनमेंट की स्टडी करना और पीपल का, लोगों का कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, ये यूनिट हमें बताती है। और इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कैसे कदम कि भाई गवर्नमेंट क्या इनिशिएट ले रही है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है सब निकाल रहे हैं तो उसका ओजोन पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो कैसे कैसे कितना इमिशन आप कर सकते हो, कितना परसेंटेज रखना चाहिए, क्या हमारे गोल्स हैं, उसके लिए कोई मीटिंग हुई। ठीक है, सार्क जैसे आप देख सकते हो थोड़ा ना हमारे यहाँ पर मॉनिट्रियल रियो में, मतलब रियो में कोई सबमिट हुई जिसके अंदर डिसाइड हुआ कि इतना सब कुछ होगा, तो यहाँ पर ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ, सोलर अलायंसेस हुए। ठीक है, कि हम इस टाइप से भी सोलर को यूज़ कर सकते हैं, फॉरेस्ट के बारे में, बायोमास के बारे में। तो इन शॉर्ट लोगों का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन और क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं और हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या है, ये सब कुछ हमें इसमें बताया है। जियोथर्मल, ह्यूमन नेचुरल हेल्थ, एनर्जी, एनर्जी में भी कौन कौन सी एनर्जी होती है। ठीक है, हम हमारी एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, मतलब हमारी नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे बनती है, एनर्जी बनती ही कैसे है, जियोथर्मल से, वाटर से, क्या क्या चीज़ें होती है, फॉरेस्ट का यूज़ बताया है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पर हमें बताया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट लास्ट यूनिट हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हायर एजुकेशन को किसके साथ पढ़ोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ आप पढ़ोगे। ठीक है, तो कौन सा है, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग्स, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इवैल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग। ठीक है, पहले कैसे कैसे लर्निंग्स होती थी, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे, सबसे पुराना कौन सा था, सबसे पुराना कॉलेज कौन सा था, कौन से ईयर में था। तो देखा जाए तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल है जिसको आपको लर्न करना है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि अपने नोट्स बना लो, हर चीज़ को ईयर वाइज लिख दो कि भाई सबसे पहला
गर्ल्स के लिए कॉलेज कौन सा खुला था, ठीक है। उसके बाद लड़कों के लिए सबसे पहला कॉलेज कौन सा खुला था, ठीक है। उसके बाद पहले ही सबसे पहला कॉलेज कौन सा खुला था। उसके बाद ओपन यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है हमारी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तक्षशिला किस लिए जाना जाता था। तो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, तो इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती हैं। तो क्या लिख रखा है कि इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, एंशियंट टाइम में, मतलब पुराने टाइम पर एजुकेशन कैसे होती थी हमारी, इवैल्यूएशन कैसे कैसे हुआ। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले क्या हमारी सिचुएशन थी एजुकेशन की, पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन की क्या सिचुएशन है। उसके बाद लर्निंग प्रोग्राम्स कौन से हैं, टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन कौन सी है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होती है। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ जैसे NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़, तो वो कितनी बार आ चुकी है, 3 टाइम्स। अभी भी हमारी आई थी 2020 में, तो उससे पहले भी 2 आ चुकी हैं। तो NEP में क्या चेंजेस हुए थे। उसके बाद UGC होता है जैसे हमारा, तो UGC के चेयरमैन कौन से हैं, हायर एजुकेशन के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, किस पे कितना फोकस किया जा रहा है, कितना हमें मतलब टेक्निकल एजुकेशन कहाँ कहाँ से होती है, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, IIM कितने हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल के इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, लॉ के इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, गवर्नेंस, फिर गवर्नमेंट कितना परसेंटेज अपनी मतलब इनकम का, जब बजट बनता है तो कितना परसेंटेज एजुकेशन में जाता है, हायर एजुकेशन में कितना जाता है, सीनियर सेकेंडरी में कितना जाता है, तो ये सब कुछ इसके यहाँ पर फोकस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक्स, आप सबने इस वीडियो को देखा, लेकिन यहाँ पर मैं थैंक्स बोलने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, आपके जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी कितनी, हमें पता है कि हमारे 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में 2 पोर्शन बनाइए कि थ्योरेटिकल कौन सी है और प्रैक्टिकल कौन सी है। 2 यूनिट्स बनाइए, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। फिर यहाँ पर एक जगह लिखिए कि थ्योरेटिकल कौन कौन सी है और एक जगह लिखिए कि प्रैक्टिकल कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन सी यूनिट थ्योरेटिकल है इस टाइप से, और उसके बाद प्रैक्टिकल कौन कौन सी है, यहाँ पर हमने ये लिखा, ठीक है। उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन बनाइए, कौन सी किसके साथ पढ़ी जा सकती है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड को और हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड को और हायर एजुकेशन को आप साथ पढ़ सकते हो। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग को आप किसके साथ पढ़ सकते हो, आप मैथमेटिकल रीजनिंग को डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ सकते हो। उसके बाद रिसर्च है, रिसर्च को आपने ICT के साथ पढ़ लिया। कुछ इस टाइप से आप बना सकते हो, कॉम्बिनेशन बना सकते हो, इजी रहे। कौन कौन सी इजी होती है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, तो लॉजिकल रीजनिंग को आपने सोचा कि मैं थोड़ा जैसे DI यहाँ पर इसके साथ आप मैथमेटिकल DI एक साथ लग दिया, लॉजिकल रीजनिंग आपने अलग से लिख दिया। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये लर्न करने वाली है। उसके बाद आपका कंप्रीहेंशन है, आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। इस टाइप से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि किसके साथ पढ़ना है, टीचिंग को हायर के साथ, मैथमेटिकल को, रिसर्च को, लॉजिकल रीजनिंग को, ठीक है। ये इस टाइप से आप बना सकते हो, खुद के कॉम्बिनेशन बनाओ, खुद को पहचानो कि कौन सी हमारे लिए इजी है, कौन सी हार्ड है। क्योंकि मेरे लिए इजी शायद टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन, ICT होता है किसी के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन इजी होता है, मैथमेटिकल इजी होता है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि कौन सी किसके साथ जा रही है और कौन कौन कितना थ्योरेटिकल है, कितना प्रैक्टिकल है। सो थैंक यू।